ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट की। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से फॉर्म फिल किया है या फिर आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी या जीआईसी के एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए बिना स्किप किए ये पूरी वीडियो देखिएगा। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेस्ड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से पूछे जाने वाले वो एमसीक्यूज़ या इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका टीजीटी पीजीटी और जीआईसी का एग्ज़ाम हो। तो लिहाजा आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से फोकस करते हुए देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी टर्म है जो आप फर्स्ट टाइम ही शायद सुन रहे होंगे कि ये टर्म भी यूज़ होती है और इस टर्म का यूज़ कहाँ पर होता है। तो हम इस तरह की जो इंट्रोड्यूसिंग टर्म्स हैं और जिनका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बार बार जो है रिपीट हुई हैं, तो हम उसी को लेकर के आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और आप इसको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। प्री रैफलाइट ब्रदरहुड इस्टेब्लिश्ड ईयर। इसका इस्टेब्लिश्ड ईयर अगर पूछा जाता है तो इस्टेब्लिश्ड ईयर तो सिंपल सा है, इस्टेब्लिश्ड ईयर ऑन 1848। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने वाली हैं, जैसे ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर पोइट एंड आर्ट क्रिटिक्स। ये कैसा ग्रुप था? ये ग्रुप था इंग्लिश पोइट आर्ट क्रिटिक्स का। और जो लोग इस ग्रुप के अंदर शामिल थे या इस ग्रुप में उनका नेम है, आप इस तरह से करके करेंगे तो उसे उन्हें कहा जाएगा प्री रैफलाइट ब्रदरहुड के नाम से उन्हें जाना जाता है। अच्छा, पब्लिश्ड ऑन 1848 ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब बात आती है इसमें मेंबर्स कौन कौन थे। विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट, मिलियास, डीजी रोसेटी ईटीसी। विलियम हॉलमैन हंट थे, जॉन एवरेटी थे, मिलियास थे, मेलिस, इसे इस तरह से करेंगे, मेलिस थे और डीजे रोसेटी थे। तो ये सारे जितने भी मेंबर्स थे वो सब क्या थे? तो ये थे, दे वर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप वाज नेम प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 1848। इस तरह करके दो तीन चीज़ें हैं जो आपके लिए याद कर रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है अब आपके साथ यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो, ये एक पूरी वीडियो यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर अपलोड करके अपने प्लेलिस्ट में जो है डाली हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार प्रीवियस वीडियो देखिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के इसे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी विट्स। बहुत अच्छी वीडियो है, उसे एक बार अगर आप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें किया है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वीडियो है, बहुत हेल्पफुल है। तो इसे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल इसमें पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी विट्स टर्म वाज गिवन बाय, यूनिवर्सिटी विट्स टर्म वाज गिवन बाय जॉर्ज सैंड्सबरी। जॉर्ज सैंड्सबरी वाज गिवन द टर्म ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो जॉर्ज सैंड्सबरी थे जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को दिया था। मेंबर की अगर हम इनकी बात करें तो इसमें मेंबर थे हमारे पास सीएम, मैंने शॉर्ट में लिखा है सीएम, आरजी, टीएन, जेएल, टीएल और जीपी। अब इनका जो है आप फुल फॉर्म समझ लीजिए। सीएम मीन्स मतलब क्रिस्टोफर मार्लो, आरजी हो गए आपके रॉबर्ट ग्रीन, टीएन हो गए आपके थॉमस नैश, जेएल हो गए आपके जॉन लिली एंड टीएल हो गए थॉमस लॉज एंड जीपी इज द जॉर्ज पील। इस तरह करके इनिशियल वर्ड में लिखा गया है ताकि कम स्पेस में ज़्यादा आपको स्टडी कराई जा सके। चलिए, यह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सिटी विट्स टर्म वाज गिवन बाय जॉर्ज सैंड्सबरी एंड मेंबर्स इज सीएम, आरजी, टीएन, जेएल, टीएल, जीपी। इज दैट क्लियर? नंबर 3 पे आता है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज ए वर्क बाय। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज ए वर्क बाय। इस वर्क को करने वाले या किनके द्वारा ये वर्क किया गया? तो किया गया था कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक थे जिनका नाम था नॉर्थरॉप फ्राई। नॉर्थरॉप फ्राई को याद रखिए। नॉर्थरॉप फ्राई वाज गिवन द वर्क एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। अच्छा, इस बुक में था क्या? 4 एसेज इन ए बुक और पब्लिश्ड इन 1957। पब्लिश्ड इन 1957 में इस बुक के अंदर क्या था? 4 एसेज इन दिस बुक। इस बुक में 4 एसे एक साथ इंक्लूड थे। और देने वाले कौन थे इस वर्क को? करने वाले कौन थे? अगर किनके द्वारा इस वर्क को किया गया तो वो थे आपके नॉर्थरॉप फ्राई। इस तरह करके आप इसे याद करेंगे। नंबर 4 आता है इम्प्लाइड रीडर टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय। इम्प्लाइड रीडर जो टर्म है उसे इंट्रोड्यूस कराने वाले सबसे पहले कौन थे? तो वो थे वॉल्फगैंग एजर, जर्मन ऑथर थे वॉल्फगैंग एजर। इस तरह करके आप इसे समझेंगे। एंड वॉल्फगैंग एजर गिवन टू द
इम्प्लाइड रीडर टर्म, इम्प्लाइड रीडर टर्म को देने वाले या इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले राइटर थे या सबसे पहले हमारे ऑथर थे, जर्मन ऑथर थे वॉल्फगैंग अजर। इज दैट क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ रही होगी। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस करिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कुकनी स्कूल। व्हाट इज द कुकनी स्कूल? कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि कुकनी स्कूल किससे रिलेटेड था, तो रिलेटेड टू द पोइट्री। ये चीज़ समझिए। कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री ग्रुप ऑफ पोइट्स एंड एसिस्ट इन इंग्लैंड। तो कैसा ग्रुप होगा? जाहिर सी बात है, अगर पोइट्री से रिलेटेड है तो ग्रुप भी कैसा होगा? उसमें पोइट होंगे, एसिस्ट हैं। तो क्या है ये? ग्रुप ऑफ द पोइट्स एंड एसिस्ट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये ग्रुप था पोइट और एसिस्ट का एक, जिसे कहा जाता था कुकनी स्कूल। और 1857 इन ब्लैकवुड मैगजीन सबसे पहले इस टर्म को जो यूज़ किया गया, या इस जो अगर हम बात करें इस टर्म के इंट्रोड्यूसिंग कराने की, तो सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। किसने किया? ब्लैकवुड मैगजीन में 1857 में ब्लैकवुड मैगजीन ने इस टर्म को यूज़ किया था कुकनी स्कूल के नाम से। इज दैट क्लियर? ग्रुप किसका था? पोइट एंड एसिस्ट का था। कहाँ था? इन इंग्लैंड में था। ऐसे करके आप इसे समझेंगे। बात आ रही है कौन कौन थे। अब मेंबर की बात आती है कि इस ग्रुप के मेंबर कौन थे। ले हंट थे, जॉन कीट्स थे, विलियम हैजलिट थे। ले हंट, जॉन कीट्स प्लस विलियम हैजलिट, ये थ्री, अगर हम बात करें थ्री ऑथर्स की, थ्री पोइट्स की एंड एसिस्ट की, तो ये थ्री पोइट्स या एसिस्ट दोनों मिलाकर के जो है इनको पोइट्स और एसिस्ट माना, मतलब हैं ये ऑथर के रूप में। तो आप इन तीनों को ही समझिए कि ये कुकनी स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टर्म ब्लैकवुड मैगजीन इन इंग्लैंड एंड 1857। बस इस तरह करके आप इसको समझेंगे। जेनेसिस द लॉन्गेस्ट पोएम बेस्ड ऑन ऑल टेस्टामेंट स्टोरी। जेनेसिस एक लंबी कविता है जो कि बेस्ड है ऑल टेस्टामेंट स्टोरी पर। तो बताइए नियर अबाउट उसमें हाउ मैनी लाइन्स, आप इसको कह सकते हैं हाउ मैनी लाइन्स इन दिस, हाउ मैनी लाइन्स इन दिस, मतलब कितनी लाइन्स हैं इसके अंदर, या इसकी कंसिस्टेंसी ऑफ दिस लाइन क्या है। कंसिस्ट ऑफ दिस लाइन अगर हम बात करें तो इसके अंदर है 3000 लाइन्स इन दिस पोएम। देखिए, जेनेसिस द लॉन्गेस्ट पोएम बेस्ड ऑन ऑल टेस्टामेंट स्टोरी, इसने ये पूछ लिया। लेकिन इसका पूछने का मकसद ये है, जब इसमें ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 3000 लाइन्स, 4000 लाइन्स, 500 लाइन्स। तो आपको ऑप्शन लगाना है 3000 लाइन्स, क्योंकि इसके अंदर जेनेसिस क्योंकि एक लॉन्ग पोएम है और ये लॉन्गेस्ट पोएम है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर 3000 लाइन्स की कंसिस्टेंसी है। कंसिस्ट ऑफ द 3000 लाइन ऑफ जेनेसिस पोएम या इन जेनेसिस पोएम, इस तरह करके आप इसे समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन्स पोएम ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन ड्राइडन की एक पोएम है ऑल फॉर लव। तो बताइए ये किसके ऊपर, किसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये पूछा जा रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी का एक बहुत ही मतलब अगर देखा जाए ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव का हीरोइक ट्रेजेडी का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और किसके द्वारा लिखी गई? तो रिटन बाय द जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन रिटन टू द ऑल फॉर लव। ओके, चलिए क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा मीन्स क्या होता है? अब समझने वाली बात यह है, क्लोजेट ड्रामा का मतलब होता है एक ऐसा प्ले या एक ऐसा एक्ट जो कि स्टेज पर तो कम किया जाए और जो हमारे रीडर हैं उनको उनके द्वारा ज़्यादा पढ़ा जाए। मतलब स्टेज पर उसके एक्ट कम हो बनिस्बत उसके कि उसे पढ़ने में ज़्यादा लोगों को मज़ा आता हो। तो ये क्या है? ए प्ले टू बी रीड रेदर देन एक्टेड। रेदर देन एक्टेड ए प्ले टू बी रीड, एक ऐसा प्ले जो कि पढ़ा ज़्यादा जाता हो बनिस्बत एक्ट करने के। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके क्लोजेट ड्रामे कहलाते हैं। इस तरह से आप इस टर्म को समझेंगे। ये क्लोजेट ड्रामा है, ए प्ले टू बी रीड रेदर देन एक्टेड। नंबर 9 ईस्ट ऑफ ईडन। ईस्ट ऑफ ईडन नॉवेल पब्लिश्ड, इतना ही पूछा जाएगा। ईस्ट ऑफ ईडन नॉवेल पब्लिश्ड इन 1952 रिटन बाय जॉन स्टनबैक। ये आपको याद रखना है कि आप इसके राइटर का भी नाम देंगे तो, या जो नॉवलिस्ट है इसके उनका भी नाम देंगे। तो कौन है ये है आपके जॉन स्टनबैक। एंड पब्लिश्ड की बात अगर आती है तो पब्लिशिंग ईयर ये वॉज 1952। तो पब्लिशिंग ईयर इसका 1952 था, रिटन बाय द जॉन स्टनबैक। इज दैट क्लियर? चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपके कंटेंट काफ़ी हद तक रिवाइज हो रहे होंगे, क्योंकि अब रिवीजन पीरियड है और मैं आपको रिवीजन ही करा भी रही हूँ अपने चैनल के थ्रू। बहुत कम टाइम में मैं आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, बहुत सारे MCQs।
एक ही अगर टर्म को आप देखें तो उसी में 3-4 क्वेश्चंस छुपे हैं और उन 3-4 क्वेश्चंस का आंसर आप देने में ईजी वे में आप अगर लें इस चीज़ को तो आप बड़ा ही कन्वीनियंट फील करेंगे अगर आप एक ही टर्म से 3-4 क्वेश्चंस के अपने आंसर या अपने ऑप्शन तैयार करते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है बनिस्बत इसके कि मैं किसी भी वीडियो को आपके सामने 30 मिनट या 40 मिनट या पूरे 1 घंटे के लिए प्रेजेंट करूं। उससे बेहतर है कि मैं कम टाइम में आपकी ज़्यादा तैयारी करा दूं। यही मेरा मकसद भी है आपको इस चैनल से तैयारी कराने का कि कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, चलिए। तो ईस्ट ऑफ ईडन नॉवेल पब्लिश्ड इन 1952 रिटन बाय जॉन स्टनबेक, ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है द गोल्डन गेट नॉवेल रिटन बाय Vikram Seth. Vikram Seth, who was the Vikram Seth? Vikram Seth, an Indian poets and short writers. ये भी आप समझ लीजिए कि जो विक्रम सेठ है वो हमारे एक इंडियन राइटर हैं, वो पोइट हैं और शॉर्ट स्टोरीज राइटर हैं, लेकिन उन्होंने नॉवेल भी लिखा है जिसका नाम है द गोल्डन गेट। तो द गोल्डन गेट से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द गोल्डन गेट रिटन बाय, तो आप सीधा सीधा आंसर पे अपने ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, अपने राइट ऑप्शन तक पहुँचेंगे और वो है आपका विक्रम सेठ। इस तरह करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। और जो मैंने आज आपके सामने ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके साथ जो है डिस्कस किया है, एक ही टर्म से 3-4 जो हैं आपके वो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए ताकि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय आप रिवाइज करते वक्त कम कंटेंट से, कम टर्म से ही आप बहुत कुछ जो है क्वेश्चंस अपने कवर कर लें और प्लस उनके राइट ऑप्शन तक पहुँचे। और यही मेरा एफर्ट है आपके लिए और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में मैं आपकी अच्छे से तैयारी करा सकूँ। चलिए, अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए लेकर आऊँगी एक अच्छा नया कंटेंट, एक अच्छी नई वीडियो अपने इसी चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पर। और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं विद प्रोफेसर फरहत परवीन के साथ। इसी तरह बने रहिए और इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।